अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम गा रहे हैं उर्दू जमात दहम की नई बुक की गजल नंबर 2। असर इसको जरा नहीं होता। इस वीडियो में मशक़ी सवालात करेंगे। वीडियोस को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। गजल नंबर 2 के मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 2 है, पहला सवाल जो है वो सिर्फ रीडिंग के मुतालिक लिखा है कि नज़म की रीडिंग करें, इसलिए वो शामिल नहीं किया गया। दूसरा सवाल है कि दर्जा झैल अशआर को पढ़कर सवालात के जवाब दे। किसी गजल के ये अशआर लिखे हैं। इसके सवालात हैं, अलिफ दर्जा बाला अशआर से 2 तरकीब लफ्ज़ी चुनकर लिखें। जवाब तरकीब लफ्ज़ी, एक दुश्मन, अर्ज़े मुस्तरिब। अगला है कि आखिरी शेर को शायरी की इस्तिलाह में क्या कहेंगे। मतला सानी या मक्ता। वजाहत करें। आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा क्योंकि मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करते हैं, गजल या नज़म का अख्तिताम करते हैं। ये शेर आमतौर पर शायर की फिक्री या जज्बाती कैफियत का इजहार होता है। बाज़ औक़ात इसमें खुद कलामी का अंदाज भी मिलता है। पहले शेर का मरकजी ख्याल लिखना है। पहले शेर का मरकजी ख्याल यह है कि आशिक महबूब की मोहब्बत में इस कदर महव होता है कि दुनिया की तमाम परेशानियां मुश्किलात इसके लिए अहम नहीं रहती। वो हर वक्त महबूब की यादों में गर्क रहता है। इसकी बेकरारी में इजाफा होता है, लेकिन महबूब की जानिब से कोई तवज्जो नहीं मिलती। शायर ये बयान कर रहे हैं कि अगर महबूब इसे मोहब्बत दे तो दुनिया की तमाम तकलीफें बेअसर हो जाए, लेकिन अगर महबूब इसे नजरअंदाज करता है तो वो दर्द और दुख की शिद्दत में मजीद इजाफा होता है। अगला सवाल है कि दूसरे शेर में लफ्ज गोया की ज़ुमानियत की वजाहत करें। जवाब है इसका कि लफ्ज गोया यहाँ एक इस्ताराती अलामाती मायने में इस्तेमाल हुआ है। गोया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब कोई दूसरा नहीं होता तो महबूब की मौजूदगी का एहसास होता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि शायर की नजर में महबूब की मौजूदगी में बाकी दुनिया मफकूद हो जाती है। इसका मतलब है कि महबूब की गुर्बत में शायर को किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती और वो गोया सिर्फ महबूब की मौजूदगी में अपनी हकीकत को मुकम्मल समझते हैं। अगला सवाल है कि आखिरी शेर में लफ्ज मोमिन को पेश नजर रखते हुए इसकी खूबी बयान करें। आखिरी शेर में मोमिन शायर का तखल्लुस है जो अपनी बेचैनी और इस्तराब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोमिन का मतलब ईमान वाला है और शायर इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बता सके कि महबूब खुदा की तरह नहीं होता, इसलिए इसकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। इस तरह मोमिन ने अपने तखल्लुस को फनकाराना तौर पर अपनी बेबसी और मायूसी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर 3 है, इंसानी माशी की खूबसूरती ये है कि मोहब्बत, नफरत, गम, खुशी, गम, गुस्सा, नाराजगी वगैरह के इजहार के मौका पर हर इंसान दूसरे इंसानों के मुकाबले में मुख्तलिफ ख्यालात और रवैयों को जाहिर करता है, जिनकी आपस में फिक्री नफ्सियाती सतह पर कोई न कोई ताल्लुक जरूर बनता है और होता है। मोमिन ने भी इस गजल में अपने महबूब, अपनी कैफियत का अहम ताल्लुक और मुवाजना बयान किया है। दर्जा झैल गजलिया मतन पढ़कर मुख्तलिफ ख्यालात और रवैयों को आपस में ताल्लुक समझते हुए अपनी राय तहरीर करें। ये शार हैं। पहला शेर हम देखते हैं, असर इसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजार नहीं होता। इसमें ये राय लिखी है, यानी जवाब इसका लिखा है। आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। इसका भी जवाब ये लिखा है, यानी राय लिखी है। आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 4, इस गजल में मौजूद मतला और मक्ता की निशानदही करें। मतला गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम नजदीक हों, यानी अगर इस गजल का देखें तो असर इसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। मक्ता गजल या कसीदे का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करे। इसी गजल का हम देख लेते हैं, आखिरी शेर क्यों सुने ऐसे मुतरिब मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। सवाल नंबर 5 है, दर्जा झैल गजलिया शार के हवालों, शायरी के पस मंजर, अंदाजे बयान, शेरी मुहासिन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह करनी है। तशरीह वैसे हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इन शार की तशरीह दोबारा दे दी गई है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप रीडिंग कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। सवाल नंबर 6, दर्जा झैल मिसालों में से तशबीह, तारा, कनाया, मजाज मुसल की शिनाख्त करें। ये जुमले हैं, इसकी हम करते हैं। मुगलों ने लोधियों को शिकस्त दी, ये जुमला मजाज मुसल की मिसाल है। मुराद मुगल और लोधी सल्तनत की फौजें या इनके सिपाही हैं, लेकिन इनके बजाय इनके खानदानी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। मजाज मुसल में कुल कहकर जुज़्व मुराद लिया जाता है, यानी यहाँ मुगल और लोधी सल्तनतों के लिए तौर अलामत है। सुबह सुबह फूल की पत्तियों पर मोती चमक रहे हैं, ये जुमला इस्तारा की मिसाल है। मोती से मुराद फूलों की पत्तियों पर पड़ी हुई शबनम की बूंदें हैं। शायर ने शबनम को मोती कहकर इसे बराह रास्त मोती से तशबीह दिए बगैर मुशाबा करार दिया है, जो इस्तारा की निशानी है। तशबीह में जैसा या माने जैसे अल्फाज होते हैं या इस्तेमाल होते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है। वो बड़ा तंग दिल है, ये जुमला कनाया की मिसाल है। तंग दिल से जाहिरी मानी दिल का तंग होना नहीं, बल्कि पोशीदा मानी बखील या तंग नजर होना मुराद है।
कनाया में लफ्ज अपने असली मानी के बजाय मजाजी या पोशीदा मानी में इस्तेमाल होता है और यहाँ तंग दिल बखल की तरफ इशारा करता है। चांद जैसा खूबसूरत चेहरा, ये जुमला तशबीह की मिसाल है। चांद की खूबसूरती की मिसाल देकर चेहरे की खूबसूरती को तशबीह दी गई है। ये जाहिर करता है कि चेहरा चांद की तरह खूबसूरत है। सवाल नंबर 7, जज़ैल वाहिद के जमा बनाए, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जमाना, अजमना, जमाने। मुख्तलिफ अजमना में इंसान की तरक्की के मराहिल बदलते रहे और जमाने का जुमला अगर हम बनाए, पुराने जमाने की बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। असर, असार। कदीम तहजीबों के असार आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। दवा, अद्विया। डॉक्टर ने मरीज को मुख्तलिफ किस्म की अद्विया तजवीज की। सवाल, सवालात। उस्ताद ने तुलबा से इम्तिहान में मुश्किल सवालात पूछे। कदर, इक़दार। इंसानी इक़दार में अमन और सच्चाई, अदल और इंसाफ, मसावत और बुर्दबारी शामिल हैं। फिरौन, फरा। तारीख से मालूम होता है कि मिस्र पर फिरआना के 60 खानदानों ने हुकूमत की है। शरीक, शुरका। तकरीब में तमाम शुरका ने भरपूर हिस्सा लिया। दौर, अदवार। इंसान ने मुख्तलिफ अदवार में तरक्की की मंजिलें तय की। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।